बांग्लादेश में के जो मंजरनामा है अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि अगले चंद दिनों में तारिक रहमान की लीडरशिप में पीएनपी की सरकार बन जाएगी। अब इस गुज़श्ता कई महीनों से बांग्लादेश जियो पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना हुआ था। एक तरफ चीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, भारत की नज़र थी, पाकिस्तान की नज़र थी, अमेरिका की भी नज़रें थी। सवाल ये कि तारिक रहमान के प्राइम वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जियो पॉलिटिक्स किस तरफ झुकेगा? क्या तारिक रहमान भारत से हसीना के दौर की तरह रिश्ता कायम करेंगे या पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे? दूसरा अहम सवाल ये है कि आखिर बीएनपी को इतनी बड़ी जीत क्यों मिली जबकि खालिदा ज़िया मंजरनामे में नहीं है? क्या खालिदा ज़िया की मौत की वजह से जो हमदर्दी की लहर पैदा हुई तो उसका नतीजा है? लेकिन हमने कई ऐसी रिपोर्ट भी देखी है कि हसीना के बाद बीएनपी के लोगों के ख़िलाफ़ भी नाराज़गी थी कि बीएनपी के लोग गुंडागर्दी में, वसूली में मुलविस रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ कलकत्ता शहर के बहुत ही मशहूर दानिश्वर प्रोफेसर मोइनुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। मोइनुल इस्लाम साहब ने पूरे बांग्लादेश के और बांग्लादेश जमात इस्लामी पर पीएचडी भी कर रखी है, उनका बहुत खुसूसी नज़र भी है। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि बांग्लादेश का जो रिजल्ट आया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो नतीजे भी आए हैं बांग्लादेश के चुनाव के, उसमें एक ख़ास बात यह है कि आपका बीएनपी का जो इजाफा हुआ वोट और वोट परसेंटेज और सीट्स में पिछले जितने चुनाव लोग लड़े थे उसमें अभी ये क्लियर हो गया कि बांग्लादेश के जो आवाम है, अभी नहीं, बीएनपी लगभग 50% के आसपास, 49% के ऊपर, लगभग 50% के आसपास उनको वोट परसेंटेज आया और 209 सीट उन्होंने जीते उनके अलायंस में, और 2-3 सीट और ज़्यादा उनके मिले उनको 212 के आसपास। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश के आवाम में एक बड़ी तादाद जो 71 का जो तारीख, जिस तारीख के ऊपर बांग्लादेश मतलब जो कंट्री एज अ कंट्री है उसका वजूद जो हुआ, उस वजूद को जो लोग मिटाने चाहते थे, यानी जमात के लोग उस तारीख से ज़्यादा खुसूसी उनका ताल्लुकात नहीं रहा क्योंकि वो लोग 71 के ख़िलाफ़ थे। 71 बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आज़ाद मुल्क होने के ख़िलाफ़ वो लोग थे और पाकिस्तान आदमी के साथ वो लोग साथ दिए थे। ये जमात के ख़िलाफ़ एक चुनाव हुआ एक तरीके से, मतलब जो ज़्यादातर लोगों का जो चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कि भाई बीएनपी अवामी लीग तो है नहीं, मगर बीएनपी कम से कम वो तारीख को झूठा नहीं साबित करता है, उस तारीख को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करता है, उस तारीख को मिटाने के लिए कोशिश नहीं करता है, उस तारीख को धुंधला नहीं देता है, उस तारीख के साथ वो लोग अपने आप को जोड़ते हैं। और ख़ास तौर से बीएनपी के जो मशहूर लीडर थे, ज़ियाउर रहमान प्रेसिडेंट थे, वो ऐसे शख्स थे जो 71 में बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क करने का पहला जो ऐलान था, वो ऐलान उन्होंने रेडियो, चिटागोंग रेडियो से किया था। तो एक लेवल पे आप देखें तो ज़ियाउर रहमान खुद बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के एक बड़े लीडर थे, दिग्गज थे। तो एक तो ये चुनाव, वो 71 का बांग्लादेश का आज़ाद मुल्क का वजूद, 71 का तारीख, उसके पक्ष में ये चुनाव हुआ। अवामी लीग के कुछ सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी शायद बीएनपी को वोट दिया। अब ऐसे तो हम लोग बिना सर्वे से बोल नहीं सकते, मगर 20 से 25% जिस तरीके से परसेंटेज आया, क्योंकि आपका जो नॉर्मल जो लास्ट चुनाव हुआ था जो 2024 में, वो जो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे क्योंकि पार्टीज जमात डिरजिस्टर्ड थे और बीएनपी बायकॉट भी किया था, उसमें 40% के आसपास टर्नआउट हुआ था। और ये 2014 में भी ऐसा हुआ था जब बीएनपी ने बॉयकॉट किया था और जमात भी नहीं लड़ा था 2014 में, उसमें भी 40% के आसपास टर्नआउट हुआ था। तो यानी कि सारे अवामी लीग वाले ही वोट करने गए थे, बाकी सारे लोग वोट नहीं करने गए थे। मगर इस बार ऐसा हुआ नहीं।
इस बार आपका वोटर टर्नआउट 60% के आसपास हुआ, लगभग 60%, 59% के ऊपर 60% के आसपास हुआ। उसका मतलब ये है कि जमात के सपोर्टर्स, जो नए स्टूडेंट तालिब लोगों के जो ग्रुप बना है अभी नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उनके सपोर्टर, बीएनपी के सपोर्टर, और इसके अलावा अवामी लीग के भी कुछ सपोर्टर्स उन्होंने वोट किया। अब अवामी लीग के सपोर्टर्स ऑब्वियसली बीएनपी को ही वोट किए होंगे, क्योंकि वो तो तालिब लोगों का जो मुहिम से वो लोग नाराज थे, स्टूडेंट मूवमेंट से नाराज थे, क्योंकि तालिब के जो सारे मूवमेंट हुआ वो हसीना को भगाया आपका बांग्लादेश से, तो वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी को तो वोट नहीं दे सकते। आइडियोलॉजिकली वो जमात के एकदम पोलर ऑपोजिट है, तो वो जमात को भी नहीं वोट देते हैं। तो जितना सबसे करीबी अगर देखा जाए तो वो बीएनपी वाले हैं। और इसमें बांग्लादेश में ऐसा हम लोग देखते हैं कि अगर आप पिछले 30-40 साल का अगर जो सियासी तारीख देखें तो उसमें आप देखेंगे कि बीएनपी और अवामी लीग के बीच में बहुत सारे लीडर्स वगैरह, बहुत सारे कारकुन, मुत्तफिक, ये लोग यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब आज कुछ साल वो बीएनपी में रहे, बाद में वो अवामी लीग में चले गए, कुछ दल बदलू जो है वो अवामी लीग से फिर बीएनपी में आ जाते हैं। तो इसमें ये होता रहता था। तो ये अभी माना जा रहा है कि एक तबका का अवामी लीग वो वोट नहीं देने गए थे, मगर जो लोग देने गए थे वो ज़्यादातर बीएनपी को वोट किए। तभी जाके बीएनपी का जो वोट परसेंट में इतना इजाफा हुआ, क्योंकि बीएनपी को ज़्यादा से ज़्यादा 35-40% के 40% के बीच में रहता है उनका वोट का परसेंटेज। ये जो 50% के आसपास में गए, इसका मतलब है कि अवामी लीग के एक तबका वो बीएनपी को सपोर्ट किया। सर, इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की 30% आबादी जो है जी जमात के साथ खड़ी है, जमात की सोच के साथ। अभी फिलहाल 30% आबादी नहीं कह सकते हैं, ये 30% जो 60% का जो वोट हुआ उसका जो 30%, हाँ, तो उसमें अगर देखा जाए अभी 6 करोड़ के ऊपर जो है आपका वोट हुआ, तो लगभग 2-2.5 करोड़ अभी जमात और जमात के अलायंस के साथ खड़ी है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है सर। ये बड़ी पेशरफ्त, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 91 में जमात का आज तक इस चुनाव के पहले तक जमात का सबसे ज़्यादा वोट मिला था 91 के चुनाव में। जी, 18 सीट मिली। वो 18 सीट मिला था और 12.13% वोट उनको मिला था। जी। उसके बाद से उनका जितना भी वोट शेयर उनका गिरता रहा वो। और इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, 91 में वो लोग 222 सीट में लड़े थे, सिर्फ 300 में सिर्फ 222 सीट में लड़े थे जमात ने अकेला, और उसमें 222 में से उनको 18 सीट मिला था और 12% के ऊपर में। बीएनपी से कोई कोलिशन नहीं था। नहीं। और उसके बाद उन्होंने 96 में वो लोग 300 सीट में लड़े थे। तो 300 सीट में लड़के उनको 8.66% वोट मिला था, तो वो उनका घाटा हुआ। ज़्यादा सीट में लड़े फिर भी वोट मिले, और उनको 3 सीट मिला था 96 में। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी उन्होंने बदला 2001 और 2008 में। 2001 और 2008 में वो लोग 40 के आसपास सीट, दोनों बारी वो बीएनपी के साथ अलायंस हुआ था उनका, कम सीट में लड़े थे, फोकस करके बीएनपी के साथ अलायंस हुआ था। उनको 5.5% के दोनों बारी 5% के नीचे आया 96 में। अब 2001 में उनको 17 सीट आ गया, और उनमें फिर मंत्री भी बने। मतिउर रहमान निज़ामी मंत्री उस वक्त के अमीर जमात थे, और फिर 2008 में उनको 2 सीट आया, मगर वो वोट का परसेंटेज ज़्यादा बदला नहीं, वो 4.5% के आसपास रहा। मगर इस बार ये सबसे बांग्लादेश का तारीख में, और बांग्लादेश जमात इस्लामी के भी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट इस बार आया। और ये 2 चीज़ों के वजह से हुआ। आप अगर देखिएगा कि इरशाद के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, उस वक्त जमात ने अवामी लीग के साथ भी हाथ मिलाया था, बीएनपी के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन किया था। उसका सपोर्ट उनको थोड़ा मिला था कि एंटी इरशाद मूवमेंट, कि भाई मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है, ये मिलिट्री तानाशाही, इनको हटाओ। तो उसका जो फ़ायदा उनको 91 के चुनाव में मिला था। और इस बार का भी उसमें उन्होंने जो स्लोगन दिया कि अवामी लीग का तानाशाही हटाओ, इनका अवामी लीग का जो फाशिस्ट तौर तरीके हैं वो हटाओ, और उनका भी
ये फ़ायदा हुआ। तो दोनों बारी अगर देखिएगा कि दोनों किस्म का तानाशाही, दो अलग अलग किस्म के, एक बार एरशाद का मिलिट्री तानाशाही और एक बार आवामी लीग का अपना पार्टी तानाशाही, ये दोनों तानाशाही के खिलाफ उनका जो रवैया रहा, उनका जो मूवमेंट रहा, उसका फ़ायदा जमात को दोनों चुनाव में मिला। 91 में मिला एक तरीके से, और अभी सबसे ज़्यादा मिला 2026 के चुनाव से। सर, ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़िश्ता 18-19 साल से जुल्म सह रही है, उसकी पूरी लीडरशिप को जेल में बंद कर दिया गया, कई लोगों को फांसी दे दी गई, कई लोग अभी फांसी के इंतज़ार में हैं, जो 3 लोग जीत भी गए जिनको फांसी की सज़ा हुई है। उसके बावजूद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में अपनी इतनी बड़ी मौजूदगी को नोट करवा लेना, तो क्या एक जियो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक नई तब्दीली तो है ही, और खुद सिटीजन पार्टी का 6 सीट जीत लेना जी, ये भी तो एक नई पेशरफ्त। देखिए, सिटीजन्स पार्टी एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया। सिटीजन्स पार्टी को जितना वोट आना चाहिए था उतना उनका नहीं आया। वो सिर्फ 6 सीट, ये एक तो वो लोग ज़्यादा 40 सीट से ज़्यादा नहीं लड़े थे, मगर उनको सिर्फ 6 सीट उनको आया। और वोट का परसेंटेज में अगर देखिएगा तो 5% के आसपास उनको आया। 3% के 3%, 5% इंडिपेंडेंट्स को ज़्यादा वोट मिला इनसे। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो सिटीजन्स पार्टी को ज़्यादा उनका नहीं सपोर्ट मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक तो आप एक मूवमेंट करना एक बात है जी जी, मगर मूवमेंट के बाहर एक प्रॉपर इलेक्शन लड़ना जी, उसका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो तौर तरीके है, उसके जो बहुत छोटे छोटे चीज़ों में उसको ध्यान देना पड़ता है। बूथ लेवल में कौन एजेंट रहेगा ये। और दूसरा है कि सिटीजन्स पार्टी का एक मिडिल क्लास वाला तबका उनका सपोर्ट में है, मगर ये अर्बन मिडिल क्लास के बाहर जी जी एकदम गांव में, छोटे मुफस्सिल शहरों में, वहाँ पे इनका सपोर्ट ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि सिटीजन्स पार्टी का पूरा स्टूडेंट लोग, जो ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे, जिनका मेन डिमांड था कि हमको नौकरी में ये पुराने जितने रिजर्वेशन है, कितने कोटा है, इसको हटाओ। जो अवामी लीग ने मान भी लिया था कोर्ट के जजमेंट के बाद, मगर जब तक मान लिया था तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, क्योंकि लोग मर गए थे, बड़ी तादाद मर गए, और स्टूडेंट्स का वो बुलेट लगे, वो वहाँ पे शहीद हुए। तो उसमें इनका सपोर्ट उनको मिला, मगर उसका भी तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक पीक होता है। उसके बाद फिर लास्ट 18 महीना में इनके जो पार्टी है, उनके पार्टी में आइडियोलॉजिकल कोई कोहेरेंस नहीं था। कभी कुछ लोग LGBTQ, फिर वुमेन्स राइट्स, ये सब में ज़्यादा बात कर रहे थे, मगर वही अब मगर जब अलायंस हो रहा है वो जमात के साथ जा रहा है। जब जमात जो है LGBTQ और वुमेन्स राइट्स में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो लोगों को लगा कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, तो उसमें ज़्यादा उनको वोट सपोर्ट भी नहीं दिया। मगर जमात के बारे में ये लोगों का मानना नहीं है। एक तो जमात की सब बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के सियासत में, आप अगर क्लीन इमेज पार्टी अगर बोल सकते हैं, जिसमें जमात के जो रहनुमा हैं और पार्टी के एक आम कारकुन और मुत्तफिक जो लोग हैं, वो करप्शन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये बड़े जो लीडर वगैरह हैं इनके खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं है। जी। एक बार करप्शन का चार्ज ये मतिउर रहमान निज़ामी के साथ हुआ था, 37 करोड़ टाका का, वो 2009 में जब अवामी लीग नए आए थे, उस वक्त का वो चार्ज लगा था। मगर उनको जो जेल में जब डाला गया, वो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के हिसाब से डाला, 71 में रोल किया था जमात का, इस हिसाब से डाला गया था। मगर जिस लेवल पे करप्शन BNP वाले करते हैं या अवामी लीग करते हैं, उसके साथ जमात का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लोग समझते हैं कि जमात का अल्टीमेटली क्लीन इमेज पार्टी है, तो उसमें एक वोट उनका है। दूसरा है कि आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस क्योंकि उनके पास है, तो ये 15 साल पूरा अवामी लीग का मतलब पूरा जो टाइम था 2008 का दिसंबर से अगर देखा जाए, अगर चाहे 9 का जनवरी से, हम 2009 का जनवरी से अगर शुरू करते हैं, और अगर 2024 का अगस्त में अगर देखा जाए,
तो ये 15.5 साल में आपका जमात ने अपने आप को सस्टेन किया। सस्टेन इसलिए किया क्योंकि एक तो आइडियोलॉजी है, दूसरा उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस्लामिक बैंक में है, रिटेल सेक्टर में है, आपका रियल एस्टेट में है, ट्रांसपोर्ट में है, और भी कुछ शोबों में उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ से वो लोग अपना एक बैकग्राउंड, खुद अपना काम वो लोग कर रहे थे। आप भले ही आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मगर भले ही आप पार्टी नहीं है, डिरजिस्टर्ड है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर क्योंकि आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप इंडिया में इंडिया में आप आरएसएस को जैसे देखते हैं, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, मगर आरएसएस का फंड कहाँ से आता है? फंड कहीं से कहीं नहीं से आता ही होता है। अब लोग बोल रहे हैं कि सारे दुनिया में उनके 2500 नेटवर्क्स हैं, तो जमात इस्लामी का भी सारे दुनिया में इनके काफ़ी सारे मुत्तफिक कारकुन वगैरह हैं, उनके अपने नेटवर्क्स हैं, जो लोग दूसरे मुल्क में भी रहते हैं या जमात के साथ किसी हिसाब से वो लोग लिंक है, और सारी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जमात के कुछ ना कुछ एक लिंक्स हैं। तो उस हिसाब से इनका अपना एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से पैसा बोलिए और अपना आइडियोलॉजिकल काम बोलिए, ये लोग दोनों ही करते रहते हैं, इसमें मसरूफ़ रहते हैं। एक फलाही तंजीम है, तो इसमें इनका ये वो उसमें अपने आइडियोलॉजिकल काम में वो मसरूफ़ रहते हैं। वो चुनाव इनके लिए बड़ी बात नहीं है, इनका मकसद बहुत दूर का विजन है। अभी देखना ये है, क्योंकि मैं जमात को स्टडी किया था जब 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस वक्त में अभी जो है बांग्लादेश का सिचुएशन चेंज हुआ, तो उस वक्त जमात का जो इलेक्टोरल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस था कि ज़्यादातर लोगों को वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उस क्राइसिस से वो अभी उभर के आ गया, ये तो क्लियर है। मगर दूसरा जो जमात के जो असेसमेंट था, जमात के लीडर उनका लीडरशिप, उस ज़माने का जो लीडरशिप का असेसमेंट था कि ये हम लोग तो चले जाएंगे, हम लोग का उम्र भी हो गया, या तो हमको फांसी दिया जाएगा या तो हम लोग जेल में चले जाएंगे, मगर हम लोग का नए जो एक तबका लीडरशिप जो है, जो भी यंग जनरेशन है, वो उभर के आएगा, उनके ऊपर हम लोगों का काफ़ी भरोसा है। और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि खालिदा जिया कब गुजरेगी, उनका गुजरने के बाद बीएनपी बिखर जाएगी, ये उनका असेसमेंट था। बीएनपी बिखर जाएगी क्योंकि तारिक जिया का उसका कैरिस्मा इतना नहीं है खालिदा जिया के जैसे, और बीएनपी में उसके अंदर में बहुत सारा अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट हैं, और मगर उनका एक एंटी इंडिया 30-40% एक सपोर्ट बेस है, उसको हम टारगेट करेंगे। तो ये इनका स्ट्रेटेजिक विजन है, मतलब ये लंबा विजन के लिए अभी ये देखना पड़ेगा कि खालिदा जिया नहीं है, तारिक जिया अभी कितना संभाल पाते हैं बीएनपी को, क्योंकि पहली मर्तबा भी वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पहली मर्तबा वो प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि ये पहली बार भी हुआ है खालिदा जिया के, क्या खालिदा जिया भी 91 में पहली बार मर्तबा इलेक्शन लड़ के वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स से गुस्सा 91 के बाद से जी एक दूसरे का बदला लेने के वाले पॉलिटिक्स रही, खुद मुजीबुर रहमान ने बदला लिया, फिर ज़ियाउर रहमान साहब ने बदला ही लिया, फिर ज़ियाउर रहमान भी उस बदले के नज़र हो गए जी। अब कल देखा हमने तस्वीर आई है कि तारिक रहमान वहाँ गए हैं, जो इस्लामी के दफ्तर गए हैं, नायब इस्लाम के दफ्तर में गए, तो क्या ये तारिक समझते हैं कि भाई इस जो बदले की जो पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से वो 17 साल बाहर रहे हैं मुल्क से, क्या उससे वो बांग्लादेश को निकालने चाहते हैं? क्या बांग्लादेश निकल भी पाएगा उस बदले वाली पॉलिटिक्स से? हाँ, यही कोशिश उनकी तरफ से है कि ऑपोजिशन को गुड ह्यूमर में रखे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में एक नया ऑपोजिशन है जी। दूसरा ये भी है कि वहाँ पे रेफरेंडम वोट भी हुआ है। दिस रेफरेंडम वोट में आपका 2 करोड़ के ऊपर नो वोट दिया है, मगर 4 करोड़ के ऊपर आपका येस वोट गया है। तो आपका वो रेफरेंडम का मतलब है 84 जो डिमांड्स थे उस 84 को वो लोग समराइज किया 4 इशू में, तो उसमें आपको अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। बीएनपी का एक नोट ऑफ डिसेंट था जिसमें टर्म लिमिट के लिए इस पूरा 84 डिमांड में एक डिमांड ये था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ये 10 साल के ऊपर ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, और मैक्सिमम 2 टर्म ये लोग रह सकते हैं। तो 2 5 ईयर टर्म 10 साल आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
तो इसमें नोट ऑफ डिसेंट बीएनपी का था, और भी कुछ कुछ इशू में था, मगर बहुत सारे इशू में सेम भी उनका रहा है। मतलब तो ये भी अभी देखना है कि तारिक जिया इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, नया चार्टर ऑफ डिमांड जो जुलाई सनद ये लोग बोलते हैं, जुलाई का जो स्पिरिट है 2024 का जुलाई स्पिरिट, वो कितना कैसे ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा अभी ये होगा कि बांग्लादेश अभी यूनिकैमरल जो उनका सिस्टम था अभी वो बाई कैमरल हो जाएगा। मतलब पहले बांग्लादेश का एक नेशनल असेंबली था जिसमें पार्लियामेंट कहते थे, अभी वो एक ही हाउस हुआ करता लोअर। अभी दो हाउस इंडिया के जैसे बनेंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। हाँ, अपर हाउस और लोअर हाउस अभी ये जैसे ब्रिटेन में भी है या यूएस में भी है, इंडिया में भी है। तो वहाँ पे एक 100 सीट वाले सेनेट ऊपर अपर हाउस में सेनेट बनेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लोग और जो आपका वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नॉमिनेट होगा, शायद जितना वोट परसेंटेज आपको मिला से जाएंगे उस हिसाब से जाएंगे। 49-50% इसका बीएनपी का मिला तो 50% लोग आपका उसमें सेनेट में जाएंगे। वो पार्टी चुनाव ये अपना ये देगी, और फिर आपका जमात का अगर 31% है तो 31% ऑफ 100 तो 31 लोग वहाँ पे चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जाएंगे, तो 100 लोगों का तो उस हिसाब से पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। और कोई भी बिल अगर आपको अमेंड करना हो, पास करना हो, तो एक 2/3 मेजोरिटी आपको लोअर हाउस में करना पड़ेगा, और मेजोरिटी यानी कि 51 वोट आपका अपर हाउस में भी करना पड़ेगा। तो ये सब नियम है। फिर बहुत सारे कमीशंस होंगे, लॉ कमीशन, फिर वो बहुत सारे और भी कमीशंस हैं, वो सब लिखे हुए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि ये कितने सारे जो रिफॉर्म मेजर्स है, ये रिफॉर्म मेजर तारिक जिया कितना इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो उनको भी पता है कि ऑपोजिशन को लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिफॉर्म मेजर्स होगा नहीं। और ऑपोजिशन का भी एक जमात अगर 68 सीट्स अगर खुद का है और अलायंस में सिर्फ 77 सीट्स आया, तो उसका मतलब है कि जमात कभी भी वहाँ पे बांग्लादेश में एक बड़ा सा मुहिम निकाल सकता है, शुरू कर सकता है, कोई बड़ा सा हड़ताल कर सकता है, फिर बांग्लादेश का स्ट्रीट में फिर से एक एनार्की हो जाएगा। तो ये तारिक जिया ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई हमको 2/3 मेजोरिटी मिला, अच्छी बात है, हम हमारे लिए बिल पे पास करवाना भी बहुत अच्छी बात है, मगर सेनेट में तो हमारा मेजोरिटी नहीं होगा ना। सेनेट में तो उनको 49 ही सीट्स मिलेंगे जितना वोट परसेंटेज हुआ। तो कुछ तो आपको बाहर से भी लेना पड़ेगा, और बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जहाँ पे कॉन्सेंसस की ज़रूरत होता है। तो वो चाहते हैं कि गुड ह्यूमर में रखें ऑपोजिशन को। शफीकुर रहमान के जो स्टेटमेंट बयानात हैं, उसमें भी मुफाहमत का ज़्यादा झलक है कि हम 50 सीट हमको हराया गया है। वो बोल रहे हैं कि 30-32 सीट में उनको हराया गया है, मगर हम कबूल करते हैं, फिर भी कबूल करते हैं। तो ये क्योंकि अभी दोनों के लिए अहम बात ये है कि खालिदा जिया को हम लोग कितना जल्दी एक्स्ट्राडाइट करें इंडिया से। ये दोनों के लिए काफ़ी अहम बात है, क्योंकि अवामी लीग इनके दोनों का ही कॉमन एनिमी है। तो अभी वो लोग चाहते हैं कि पहले खालिदा हसीना को यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करें इंडिया से बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट करके फिर उनके साथ जो कोर्ट ने जैसे अभी फांसी का हुक्म दिया है, जैसे जिस हिसाब से कोर्ट का उनका ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये भी एक किस्म का रिवेंज ही हुआ। जैसे हसीना ने पहले जमात के साथ किया कि उनके लीडर को आप फांसी में चढ़ाओ, तो वो अभी यहाँ पे हो रहा है। या तो फर्क था कि हसीना कुर्सी पे थी तो फांसी हुआ। हाँ, अभी जमात कुर्सी पे नहीं है। नहीं, मगर हसीना ने आपका खालिदा जिया को जेल भेजा करप्शन के चार्जेस में। तो वो सब होगा अभी कि पहले ये लोग चाह रहे हैं कि हसीना को वापस लेके आओ, आके उनको पहले जेल भेजो और उसके बाद जो फांसी होगा। कई इंटरनेशनल मीडिया जैसे ब्लूमबर्ग जो अमेरिका का है, या टाइम्स है, खुद ब्रिटिश से जो निकलता है, ये जो अखबारात का तज्जिया है कि भारत का जो बांग्लादेश के लिए जो पॉलिसी थी वो डिपेंडेंट ऑन द हसीना था जी। और चाइना जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा सरमायाकारी कर रही थी। तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यूनुस रहे या तारिक रहे या हसीना रहे, उनकी कई भारत की पॉलिटिकल गलती है कि आप एक पार्टी पे या एक फर्द पे एक। देखिए, भारत की तरफ से एक बार कोशिश हुआ था मनमोहन सिंह के ज़माने में, दूसरा यूपीए के ज़माने में। हसीना तब प्राइम मिनिस्टर थी, तो मनमोहन सिंह ने फिर भी खालिदा जिया के साथ एक चैनल ओपन करने की कोशिश किया था।
और प्रणब बाबू ने भी इनका उस वक्त कोशिश किया था, मगर खालिदा जिया ने उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद वो फिर वापस चले गए। वो जब बांग्लादेश वापस गई उसके बाद वो फिर से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए जितना भी बोलना था उनको बयानबाजी वो लोग वो कर रहे थे। इससे इंडियन स्टेट को भी लगा कि खालिदा जिया डिपेंडेबल नहीं है, तो उस वक्त और इंडिया के पास और कोई चारा भी नहीं था सिर्फ अवामी लीग को सपोर्ट देने में। मगर अभी क्या है कि अभी तो आपका नया सरकार बना है, तो इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी पहले उनके साथ उनका साथ मुलाकात किया। उसके बाद अभी ओम बिरला स्पीकर वो भी जाएंगे ट्यूसडे में, कल ट्यूसडे इवनिंग में जाएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो और ऐसे अगर देखेंगे तो तारिक जिया बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है 19 के जो अभी भी चल रही है, अभी पूरा पावर हैंडओवर नहीं हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ इंडिया बल्कि सारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, सऊदी अरब और भी दूसरे स्टेट्स भी जो हैं, सऊदी अरबिया, मलेशिया, ये सारे लोगों को भी उन्होंने बुलाया। यूएस इसमें इस लिस्ट में है नहीं। तो बांग्लादेश में कोई भी गवर्नमेंट रहे, इंडिया और चाइना इन दोनों का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें है। आप अगर देखिएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखिएगा तो वो पावर सेक्टर में हमारे अदानी ग्रुप का पावर सेक्टर में वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो पावर वहाँ पे अंबानी के भी कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। और बाकी सारे बहुत सारे जगह में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, जो बड़े रेल ब्रिज, मेट्रो हुआ, बड़े बड़े ब्रिजेस हुए हैं या बड़े रोड्स हुए हैं या ये सब पोर्ट्स हुए, ये सब में आपका चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट्स है, चाइनीज़ कंपनी या चाइनीज़ गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसमें एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर में भी एक तबके का बिजनेसमैन है जो इससे काफ़ी खफा थे कि हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब जो है चाइनीज़ और इंडियन कंपनी लोगों को मिल रहा है। वो एक भी वजह था जो अवामी लीग के खिलाफ, क्योंकि यूनुस खुद भी इस तरीके के जो बांग्लादेशी कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ थे, वो तो खुद भी बांग्लादेशी, उनका अब तक खुद भी वो तो खुद ही वैसे बिजनेसमैन रहे हैं। वो भले ही वो इकोनॉमिस्ट या प्रोफेसर रहे हैं, मगर वो बांग्लादेश में आके उनका तो पहला काम था वो ग्रामीण बैंक, फिर ग्रामीण बैंक में बाद में ग्रामीण टेलीफोन्स वगैरह ये सब में हुआ। तो ये भी एक वजह था कि अवामी लीग के खिलाफ जो पूरा एक सारे लोग एकजुट हुए उसमें, और इसको सपोर्ट मतलब पैसा फिनेंस कौन किया, इसमें तो एक बांग्लादेशी बिजनेस का एक बड़ा सा रोल है। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका कितना वो कैसे उभरेगा उस रिलेशंस को। सर मेरा सवाल ये है, समझने की ज़रूरत है कि 1971 में इंडिया के बगैर तो बांग्लादेश बन नहीं पाता जी, और बहुत सालों तक बांग्लादेश के लोग भारत से बहुत प्यार भी करते थे जी। लेकिन गुज़श्ता 10 हसीना के ही दौर में जब बांग्लादेश जब 50 ईयर्स का जश्न मना रहा था तो मोदी जा रहे थे, तो वहाँ बहुत एजिटेशन हो रहे थे कि मोदी को नहीं बुलाया जाए। इसका मतलब है कि पहले से, मतलब 5-7 साल पहले से, 4-5 साल पहले से वहाँ पे जी इंडिया के खिलाफ, ये आखिर इंडिया के खिलाफ माहौल बना क्यों? यही तो 10 साल में अगर आप देखें, खासतौर से मोदी जमाने में 10-12 साल में, उसमें इंडिया कंपनीज लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहा, तो वो वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं चाहते हैं। और दूसरा है कि इंडिया उतना ओपन अप नहीं कर रहा है बांग्लादेश कंपनी लोगों का। अच्छा। अब चलिए यहाँ पे बंगाल में कुछ ऐसे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो जैसे प्राण ग्रुप के कुछ प्रोडक्ट्स हुए, जूस वगैरह हुए, ऐसे को भी मिलते थे, मगर जितना इंडियन कंपनी या फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जितना बिजनेस इंडिया में करते हैं, बांग्लादेशी कंपनियां का उतना यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस है नहीं। मगर दूसरी तरीके से दूसरे तरफ जो है इंडियन कंपनी बांग्लादेश में ज़्यादा वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनको पूरा खुला दिया है। फिर तीस्ता का
ट्रीटी भी नहीं हुआ था, वो सब मिला के कहीं से कहीं एंटी इंडिया खफा सेंटीमेंट या वहाँ फिर पे या है। इंडिया में जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसका भी एक असर है कि यहाँ पे मुसलमानों के बांग्लादेश खिलाफ, के खिलाफ इतना बंगाली के खिलाफ बोलना, बंगाली और मुसलमानों के खिलाफ, जी। बंगाली और मुसलमानों के खिलाफ जितना भी वो पॉलिटिक्स भी हुआ, काफ़ी खास तौर से बीजेपी रूल जो हिंदी स्टेट्स हैं, जी जी, वहाँ पे जो बंगाली लोगों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जितने भी खास तौर से लास्ट 10-12 साल मोदी रेजिम में जितना हुआ, वो भी एक वजह है। तो ये सब वजह मिला के थोड़ा एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे हुआ। सर तारिक रहमान जो थे वो इलेक्शन मुहिम में वो पाकिस्तान की से भी दूरी बनाने का इशारा कर रहे थे कि हम, अभी भी है वो इशारा तो अभी भी इसमें भी काफ़ी है, क्योंकि उनके अपने जो स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखिएगा, उसमें कोई कंट्री का वो जिक्र नहीं किए। वो बोले कि वो बांग्लादेश का जो नेशनल इंटरेस्ट है। जी जी, और ये फॉरेन पॉलिसी में सबसे अहम बात है कि हर देश अपना फॉरेन पॉलिसी अपना नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके वो लोग अपना फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल डिग्निटी जहाँ पे होगा, सो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है, तो यही इल्जाम इंडिया पे है नहीं, वो है हमारे रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी डिग्निटी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, हमको अपनी कॉलोनी समझने लगे थे। क्या वाकई इंडिया जो है बांग्लादेश को कॉलोनी समझने लगा था? एक कॉलोनी नहीं है, मगर फिर भी एक लेवल पे आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ता बहुत एक तरफा हुआ, मतलब हाँ एक तरफा हुआ। और ये खासतौर से अवामी लीग के तरफ से भी ज़्यादा प्रो इंडियन ये भी हुआ। अवामी लीग भी बैलेंस कर रहे थे चाइना और इंडिया के बीच में, मगर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक कॉलोनी हुआ चाइना का। जी। जैसे ये भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया का कॉलोनी, तो उस हिसाब से देखा जाए, मगर वैसा थोड़ी कोई मानेगा कि पाकिस्तान कॉलोनी। पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है, मगर चाइना का इन्वेस्टमेंट्स देखिए, पूरा पाकिस्तान के अंदर से चाइना का पूरा जो वन बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, पूरा गदर पोर्ट से अगर आप देखिएगा तो पूरा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से वेस्ट चाइना में पूरा और साउथ एशिया पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो आपका देखें तो वैसा है। तो इंडिया ने तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, इंडिया ने किया कि भाई हमको नॉर्थ ईस्ट के साथ हम अगर ताल्लुक अगर मेन लैंड का बनाना है, अगर जल्दी है तो हमको बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, ये सब हमको चालू करना पड़ेगा। जी। तो वो और बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहने से हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी फायदा होगा। जैसे त्रिपुरा में भी ऑलरेडी त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट किया। जी। और ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छी बात है कि बांग्लादेश भी तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जी। ये तो आप तो 90% बाउंड्री, 4000 किलोमीटर के ऊपर हम बांग्लादेश के साथ हम इंडिया का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। और उसमें आप अगर अहम जो चीज़ें हैं, खाना बोलिए, कपड़े बोलिए, या बहुत सारे जो सामान हैं, वो सारे सामान तो ये इंडो बांग्लादेश ट्रेड के वजह से ही होता है। और बांग्लादेश हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम बांग्लादेश के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है जितना उन्होंने डिपेंड। तो ये तारिक ज़िया समझते भी है, और कोई भी ठंडे दिमाग के कोई भी पॉलिटिशियन उनको समझते हैं कि इंडिया के साथ अगर वो लोग ट्रेड बिजनेस ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम होगा। अब पाकिस्तान से अगर सारा सामान अगर बांग्लादेश में जाएगा तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, और पाकिस्तान का इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हाल में है नहीं। तो वो लोग समझते हैं कि भाई चाइना, इंडिया, ये लोग बड़े पावर्स है, तो इनके साथ अगर हम ताल्लुक अच्छे रखें तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है। मैं समझना चाह रहा था कि पाकिस्तान को अरब दुनिया में ज़्यादा इज्जत दी जाती है जी, उतना बांग्लादेश को नहीं दिया जाता था जी। कुछ हम तजिया पर रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि तारिक के लिए चैलेंज होगा कि उसी तरह का रिस्पेक्ट हासिल करना अरब दुनिया से जी। तो क्या ये चैलेंज वाकई उनके लिए है? हो सकता है, मगर एक चीज़ तो ये है कि अरब BNP के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा भी कि हम अरब दुनिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। हाँ, लेबर फोर्स नहीं देंगे, नहीं। हम उनसे कुछ सरमायाकारी भी चाहते हैं कि हमारे सरमायाकारी। हाँ, तो वो भी एक बड़ी बात है कि आप एक तो पैसा का इन्वेस्टमेंट्स में कितना वो होता है कि अरब दुनिया समझती है कि बांग्लादेश को हमको सिर्फ चीप लेबर ही मिलता है, तो हम जितना ज़्यादा वहाँ से तो उसको ज़्यादा हम कितना ज़्यादा हम रेस्पेक्ट क्यों भी देंगे, वो भी एक है। दूसरा है कि जियो पॉलिटिक्स के इसमें अगर देखिएगा जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, पाकिस्तान अरब दुनिया के बगल में है, पास में है, और बांग्लादेश बहुत दूर है।
जी। रैदर बांग्लादेश के साथ साउथ ईस्ट एशिया का बहुत चैनल्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखिएगा बांग्लादेश मलेशिया इंडोनेशिया के साथ बांग्लादेश का ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ये दो बड़े मुसलमान कंट्री है अगर साउथ ईस्ट एशिया, और इकोनॉमी भी अगर इनके अच्छे हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो बांग्लादेश अभी एक बैलेंस्ड अप्रोच चाह रहा है, एक तरफ इंडिया चाइना, इसीलिए आप देखिएगा कि वो सऊदी अरब को भी बुलाया और मलेशिया को भी बुलाया, तो और मालदीव्स को भी बुलाया, तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम देश है और जो आसपास के पड़ोस के देश हैं इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। सर इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और उनके लिए क्या चैलेंजेस है? इंडिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज है कि तारिक रहमान पूरा स्टेबल 5 साल रहे, उनके पार्टी में कोई फूट ना हो, उनके पार्टी में कोई झमेला ना हो, एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि तारिक रहमान बांग्लादेश को स्टेबल रखे, ज़्यादा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, और टेरर नेटवर्क अगर कोई एक्टिव ना हो इंडिया के खिलाफ, क्योंकि एक चीज़ जो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत चैलेंज की बात हो रहा है इस चुनाव में बंगाल और असम, मेघालय, ये जो सारे बॉर्डर है, जी जी जी, इनके बगल वाले जो ये बॉर्डर के बगल वाले जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें एक बड़ी तादाद में जमात इस्लामी ने जीता जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जमात ने जो 2008 के चुनाव में वो 2 सीट जो जीते थे वो चिटागोंग से जीते थे, एकदम जिसके भारत के साथ कोई लेना देना नहीं। चिटागोंग वो म्यांमार के साथ उनके जुड़ा हुआ, मगर वो चिटागोंग से जमात पूरा सफा हो गया, मगर जमात जीता खुलना, राजशाही, रंगपुर इस तरफ से जीता, जो बंगाल और असम के साथ और जो थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा लगता है भारत को कि अब एंटी इंडिया फीलिंग से ही शायद जीते होंगे उसमें, मगर ये सब जगह में तारिक रहमान का पार्टी का या बांग्लादेश गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत सारे टेरर नेटवर्क जो जमात के साथ शायद जुड़े हुए हैं, मैं ऐसे एलिगेशन होता है कि ये लोग शायद उनका एक सपोर्ट मिलता होगा, तो वो एक देखने की बात है। ये एक बड़ी चैलेंज है। और एक बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है कि दोनों के लिए, एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए चैलेंज है कि फिर से इंडो बांग्लादेश जो ट्रेड और इंडो बांग्लादेश जो पीपल टू पीपल कल्चरल रिलेशंस जो है, तहजीबी जो आपका ताल्लुकात थे, वो फिर से एक मुकम्मल हो, वो एक बड़ा चैलेंज है। सर मेरा आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि उस्मान हादी की मौत के बाद मैंने अल जज़ीरा में एक आर्टिकल पढ़ा, वो शायद कि इंडिया में वो सफारत बांग्लादेशी एम्बेसी में प्रेस सेक्रेटरी है, नाम तो याद नहीं है, लेकिन प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखा कि उस्मान हादी दरअसल हसीना के ज़रिए जो कल्चर थोपा जा रहा था बांग्लादेश पे, और एक इस्लामिक माइंड को पीछे ढकेला जा रहा था, और सब कुछ मुजीब के ज़रिए, मुजीब की आड़ में एक मतलब इशारा उनका भारत की तरफ था कि भारतीय कल्चर को थोपा जा रहा है। उस्मान हादी उसके लिए एक चैलेंज बनते जा रहे थे, और उस्मान हादी का सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि वो ऐसे कल्चर को चैलेंज कर और एक नए कल्चर को ला रहे थे। इसलिए जब हसीना चली गई वहाँ पे तो भी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे अवामी लीग बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, तो उसका जवाब देने में ये बहुत ज़्यादा मुखरता से जवाब दे रहे थे। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि वहाँ पे कल्चरी तौर पे भी कशमकश है? या तो ये कल्चरी तौर से कशमकश तो शुरू से ही रहा है। एक तो बंगाली जो नेशनलिज्म है, जी जी, तो बंगाली नेशनलिज्म जो बंगाली कौमियत कहते हैं, वो वहाँ पे अवामी लीग उसका नुमाइंदा है। जी, बंगाली कौमियत का मतलब है कि वहाँ के हिंदू और वहाँ के मुसलमान सब एक हैं, सब एक ही तरीके से एक इक्वल सिटीजन है। जी, ये एटलीस्ट ऑन पेपर ये है। जी जी, और ये ऑन पेपर वाला जो अंडरस्टैंडिंग है ये अवामी लीग मानते हैं। जी, मगर बंगाली कौमियत के खिलाफ एक दूसरा बांग्लादेशी कौमियत, वो बीएनपी उसका नुमाइंदा है। बांग्लादेशी कौमियत में आपका बंगाली मुसलमान वहाँ के वो थोड़ा सा अपर है। जी, बाकी सारे भारत में आरएसएस हाँ, हिंदू मैंने जो ऑथेंटिक कम्युनिटी है, जो प्राइम ऑथेंटिक कोर कम्युनिटी है, जी जी, जैसे यहाँ के हिंदू है, जी, वहाँ पे वो बंगाली मुसलमान है। जी जी,
वहाँ के बिहारी मुसलमानों को भी उतना उस जितने भी कम छोटे बहुत है बिहारी मुसलमान, उनको भी उतना ज़्यादा इज्जत हासिल नहीं है। उनका हालत भी उसका कोई अच्छा हाल में वो लोग है नहीं। और बाकी सारे जो बंगाली हिंदू है या जो बाकी जो माइनॉरिटीज़ है, वो थोड़े बहुत जितने भी बुद्धिस्ट या जैन्स या सिख्स और क्रिश्चियंस हैं, वो भी सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरफ है। और इसके साथ और तीसरा एक जमात इस्लामी जो रिप्रेजेंट करती है कि भाई कौमियत के मामले है ही नहीं, हम इस्लामिस्ट एक ये है जिसमें कौमियत का मसला बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि इस्लाम अल्टीमेटली कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड के उम्मा को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो उसमें भी अगर देखिएगा तो उसमें मुसलमानों का ज़्यादा, मुसलमान और ख़ासतौर से जो औरत लोग नहीं मगर मर्द मुसलमान, वो उसमें तबका बहुत ज़्यादा है। जमात का विजन अगर देखें तो ये कौमियत के वाला जो मसला है वो बांग्लादेश में पुराना है, ये नया मसला है ही नहीं। और अगर आप देखिएगा वहाँ पे जिस तरीके से आपका पहला बांग्ला जो नववर्ष है, जो बंगाली न्यू ईयर है, अप्रैल में होता है, मिडल ऑफ अप्रैल में होता है, उसमें आप अगर देखिएगा तो जिस तरीके से वो लोग मंगल यात्रा वगैरह करते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक मतलब इस्लामी तौर तरीके का शायद है ही नहीं, मतलब वहाँ के लोग समझते हैं, मगर इसका इस्लाम के साथ जुड़ा भी कुछ है ही नहीं। वो बंगाल का अपना एक कल्चर है। तो वो लोग उसको भी कहते हैं लोग अभी पाकिस्तान ने पसंद बनाया गया। हाँ, तो वैसे यहाँ पे वहाँ पे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे या धोती कुर्ता पहनते थे या साड़ी पहनते हैं, तो यार तो उस हिसाब से एक बहुत कार्निवल के तरह वो एकदम पूरा माहौल होता है। अब उसको बहुत सारे लोग शायद देखते हैं कि ये आवामी लीग इंडिया वाला ही है, हालांकि इंडिया में उस तरीके से बांग्ला नववर्ष नहीं मनाया जाता है। इनफैक्ट जो मंगल यात्रा वहाँ पे होता है, वो मंगल यात्रा को कॉपी करने में यहाँ पे एक छोटा तबके के लोग यहाँ पे मंगल यात्रा मना रहे हो कुछ सालों से। जादवपुर में इलाके में बहुत सारे होते हैं, मगर जिस लेवल पे वहाँ पे मंगल यात्रा होता था बांग्लादेश में, ऐसे मैंने तो खुद भी एक बार देखा था। वो ये सर शुरू से हो रहा है क्या अवामी लीग की? ये अवामी लीग की वजह से इसको ये हो तो रहा था पहले से, मगर अवामी लीग की वजह से इसका मैग्नीट्यूड ये ज़्यादा बढ़ गया और इसका थोड़ा सा मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन उसमें भी इजाफा हुआ। ज़्यादातर लोग इसमें जुड़े, इसमें शामिल। वो आर्टिकल में शायद इसी बात कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो वो एक है अलग कल्चर को लाने की कोशिश। बिल्कुल। तो वो एक कहीं ना कहीं वो शायद वही बात है। तो वो अभी देखा जाएगा कि बंगाल में मतलब बंगाली कौमियत अभी कैसे वहाँ पे कितना रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी कौमियत के नुमाइंदे लोग अभी वहाँ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे बांग्लादेश की सियासी मंजरनामे को बदलाया। ये इसमें तो कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेशी अवाम का के माइंड में मुज़ाहमत है। कभी वो इस्लाम, पहले वो मुस्लिम लीग के हामी होते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज के बुनियाद पे अलग हो जाते हैं, फिर अलग उनके कल्चर में ही मुज़ाहमत है। तो तारिक रहमान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो मुज़ाहमत को किस तरह से काबू में रखते हैं और किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा करके आगे चलेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया। अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है, अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें ज़रूर लाइक करें और शेयर करिए। हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।